कल तक मैंने आप लोगों को या लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को बताया था कोलाइड कितने तरह के होते हैं, है ना। ठोस, द्रव, गैस सब मिला मिला के अलग अलग प्रकार देखे थे हमने। अब हमको देखना है कोलाइडों का वर्गीकरण उनके बीच आकर्षण बल के आधार पर। कोलाइड को कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। नाम से जाहिर है कि द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बहुत प्रभावशाली आकर्षण बल कार्यरत होता है। यानी यहां विलेय और विलायक के कण या परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। इसलिए जब हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, मिलाते हैं उनको, तो ये आसानी से मिलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, ये बेहद स्थायी होते हैं। ये बेहद स्थायी होते हैं, अपने आप स्थायी होते हैं। इनको स्थायी करने के लिए कुछ अलग से मिलाने की जरूरत नहीं होती। ये स्थायी होते हैं, इसलिए इनको एक दूसरे से अलग करना बहुत कठिन होता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को एक दूसरे से अलग करना कठिन होता है। पर मान लो किसी तरीके से आपने अलग कर लिया, तो दोबारा मिलाने पे ये मिलके फिर से कोलाइड बना लेते हैं। मतलब इनको अलग करना मुश्किल है, पर मिलाना मुश्किल नहीं है। इसलिए ये उत्क्रमणीय प्रकार के कोलाइड होते हैं। फिर से बता दूं, द्रव स्नेही कोलाइड में पहला पॉइंट जो बनता है वो बनता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच प्रबल आकर्षण पाया जाता है। एक। दूसरा, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को परस्पर संपर्क में लाने पर ये आसानी से मिलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तीसरा, बना हुआ कोलाइडी तंत्र स्थायी होता है। चौथा, परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से अलग करना कठिन होता है। पांचवा, यदि किसी प्रकार से अलग कर भी लिया जाए तो मिलाने पर ये पुनः आपस में मिलकर कोलाइड बना लेते हैं। छठवां, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो गोंद का कोलाइड, स्टार्च का कोलाइड इसी में आते हैं, द्रव स्नेही प्रकृति के में, है ना। ठीक है, गोंद या स्टार्च का कोलाइड। इसके बाद हम आते हैं द्रव विरोधी कोलाइड में। द्रव विरोधी कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बहुत कम आकर्षण पाया जाता है। इसलिए जब परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तो ये आसानी से नहीं मिलते। इनका कोलाइड बनाने के लिए विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद भी बना हुआ कोलाइडी तंत्र स्थायी नहीं होता। अतः इनके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए एक बाहरी पदार्थ, जिसको हम स्थायी कारक कहते हैं, वो मिलाना पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स में बांट लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अधिक आकर्षण नहीं होता। नंबर 2, संपर्क में लाए जाने पर या सामान्य तौर पे मिलाए जाने पर ये कोलाइड का निर्माण नहीं करते। इनके कोलाइड विशेष विधियों से बनाए जाते हैं द्रव विरोधी में। नंबर 3,
बना हुआ कोलाइडी तंत्र अस्थायी होता है, अतः स्थायी कारक मिलाना पड़ता है। नंबर 4, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को एक दूसरे से अलग करना आसान होता है, आसानी से अलग हो जाते हैं। 5वां, अलग हो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलते और दोबारा मिलके कोलाइड का निर्माण नहीं करते, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं, जिसमें आपका धातुओं के कोलाइड है, आर्सेनस सल्फाइड, आर्सेनस फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस तरह के सभी कोलाइड इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो हो गया आपका एक वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है अणुओं के आकार के आधार पर वर्गीकरण। ये वाला वर्गीकरण आकर्षण बल के आधार पे था, ये वाला वर्गीकरण अणुओं के आकार के आधार पर है। तो समझ लेते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं। पहली बात, कोलाइड कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। इससे छोटा होगा तो भी कोलाइड नहीं है, इससे बड़ा होगा तो भी कोलाइड नहीं है। ठीक है ना? मतलब एक आकार बना देता हूं मैं, इतना कम से कम होना चाहिए और इतना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इस बीच का अगर कण है तो कोलाइड है, इससे छोटा या इससे बड़ा है तो कोलाइड नहीं। ठीक। अब आपके पास दो तरह के पदार्थ हो सकते हैं, एक जिनके अणुओं का आकार इससे बहुत छोटा है, इतना बड़ा है, तो ऐसे में ये कोलाइड कैसे बनाएगा? जब हमारे परिक्षिप्त प्रावस्था के अणु का आकार बहुत छोटा होगा तो परिक्षिप्त प्रावस्था के ढेर सारे अणु आपस में वांडरवाल बल से जुड़ जाएंगे, ऐसे, और जुड़ के एक समूह बनाएंगे जो एक कोलाइड का कण बनाएगा। ये ठीक है? तो इस तरह से ढेर सारे अणुओं के जुड़ने से जो कोलाइड कण बना वो बहुआण्विक कोलाइड है। दूसरा, हमारे अणु का आकार ही इतना बड़ा है, ये लो कोलाइड बन जाएगा। तो इसको हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। ठीक है ना? पहला, वृहद आणविक या दीर्घ आणविक कोलाइड। इस तरह के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के रूप में बड़े बड़े अणु होते हैं। कोलाइडी कण के रूप में बड़े बड़े अणु होते हैं, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था के अणुओं का आकार ही इतना बड़ा होता है कि वो कोलाइड कणों के आकार में कोलाइड कणों के आकार का हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक कोलाइड का कण अपने आप में एक अणु होता है। ठीक है ना? यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के जितने भी कोलाइड हैं वो ज्यादातर द्रव स्नेही प्रकृति के होते हैं। जैसे पॉलीथीन बड़ा अणु है, आपको पता है, पॉली मतलब ढेर सारा, पॉलीएथीन। नायलॉन, तो नायलॉन का कोलाइड, प्रोटीन का कोलाइड। तो इस तरह के कोलाइड जिनमें अणुओं का आकार ही इतना बड़ा होता है कि एक एक अणु एक एक कोलाइड कण बना लेता है। दूसरा हम देखेंगे बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड किसको कहेंगे? जब कोलाइड कणों के रूप में अनेक अणुओं से जुड़ा हुआ समूह पाया जाए
तब हम कहेंगे कि ये बहुआण्विक कोलाइड है। अर्थात इस तरह के कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के अणुओं का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए परिक्षिप्त प्रावस्था के अनेक परमाणु या अणु आपस में जुड़कर एक कोलाइड का कण बनाते हैं। इस तरह से कोलाइड के कण अनेक परमाणुओं या अणुओं से बने होते हैं। जैसे एक सरल उदाहरण देता हूं मैं आपको, यहां पे गोल्ड का कोलाइड ले लो, सिल्वर का कोलाइड ले लो, AS2S3 का कोलाइड ले लो। चलिए मैं आपको कुछ अलग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भारतीय मिठाइयों की दुकान पे जाएं, यानी होटल में जाएं, वेस्टर्न की बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना, तो भारतीय मिठाइयों का आकार आप देखिए तो इतना से इतना बड़ा तक होता है एक पीस का। नॉर्मली ये मिठाई का आकार आपके एक निवाले के बराबर रखा जाता है, ठीक है ना, कि एक बार में आप एक पीस चाहे तो खा सकते हैं। ऐसी स्थिति में दो मिठाइयां लीजिए, एक गुलाब जामुन और एक बूंदी का लड्डू। अब आप नोटिस कीजिए कि दोनों का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। पर गुलाब जामुन को अगर आप देखें तो वो एक पीस है, एक ही है, इकाई है वो। उसको तोड़ने पे और छोटे छोटे गुलाब जामुन नहीं निकलने वाले उसमें से। तो हम कह सकते हैं कि गुलाब जामुन एक बड़ा अणु है, एक अणु है पर अपने आप में बड़ा अणु है। लेकिन अगर आप बूंदी या मोतीचूर का लड्डू देखें जो गणेश जी में चढ़ाते हैं आप, तो आप पाएंगे कि वो बहुत छोटे छोटे लड्डुओं से मिलकर बना है। उसमें हर एक छोटा कण अपने आप में स्वतंत्र इकाई है ना। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो एक बड़ा लड्डू बन गया वो तब बन पाया क्योंकि छोटे छोटे कण हैं। अब आप किसी को एक गुलाब जामुन दे तो वो बोलेगा ठीक, बढ़िया, एक गुलाब जामुन दिया उसने। लेकिन अगर आप एक बूंदी का दाना दे, बोले भाई एक पीस दिया मैंने, तो ये तो सामने वाले को लगेगा ना कि ये बेकार चीज है। तो मतलब ये कि एक निवाले के बराबर का आकार बनाने के लिए गुलाब जामुन का एक अणु या एक पीस पर्याप्त है, पर बूंदी का एक पीस पर्याप्त नहीं है। इसलिए बूंदी के ढेर सारे पीस आपस में जुड़ के एक बड़ा आकार बनाते हैं जो कोलाइड बना लेता है। तो ऐसे ही दीर्घ आणविक कोलाइड में कोलाइड के कण के रूप में बड़े बड़े अणु होते हैं, जबकि बहुआण्विक कोलाइड में ढेर सारे परमाणु या अणु आपस में समूह बना के एक कोलाइड कण का निर्माण करते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो अब अगली चीज पे आते हैं। इसी में तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संगुणित कोलाइड। तीसरा इसी में आता है संगुणित कोलाइड। साबुन जैसे अनेक पदार्थ कम मात्रा में जल में घोले जाने पर, यानी कि साबुन जैसे अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका तनु विलयन प्रबल विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करता है, लेकिन अगर हम इसमें साबुन की मात्रा को बढ़ा दें तो इसके अणु या आयन आपस में समूह बना के कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं और विलयन कोलाइड के गुण प्रदर्शित करने लगता है। मतलब ये ऐसे पदार्थ हैं जो शुरू से कोलाइड नहीं है, शुरू में ये प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं, पर मात्रा को बढ़ा देने पर इनमें कोलाइडों के गुण आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं दिखने के पीछे मैं फिर से बता दूं, नेटवर्क की दिक्कत होती है बेटा, या तो मेरे साइड से होगी या आपके साइड से होगी, ठीक है ना। अब नेटवर्क में हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब ध्यान से समझेंगे, मैं यहां कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप एक साबुन लेते हैं, तो साबुन का सूत्र होता है RCOONA। पानी में घोलेंगे तो ये बनाएगा RCOO माइनस और Na प्लस। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए कि ये जो हिस्सा है इसमें
हाइड्रोकार्बन की एक बड़ी चैन होती है, 12 या 17 कार्बन तक की चैन हो सकती है, 12 से 17। तो मान लीजिए एक चैन है और एक आवेशित हिस्सा है। ये आवेशित हिस्सा है इसलिए ये जल स्नेही है, ये जल में घुलने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि ये जो चैन वाला हिस्सा है इसमें तो कोई आवेश है नहीं, तो ये क्या है, जल में घुलने की प्रवृत्ति नहीं रखता, इसलिए ये हुआ जल विरोधी। तो साबुन जैसे पदार्थों में यही एक खास बात पाई जाती है कि इनके आयन में दो हिस्से एक साथ होते हैं। आवेश वाला हिस्सा जल में घुलनशील है तो जल स्नेही, बिना आवेश वाला हाइड्रोकार्बन की पूंछ वाला हिस्सा वो जल विरोधी होता है। अब कम मात्रा में जब तक ये आयन है तब तक ये अलग अलग दूर दूर रहेंगे और तब तक हमारा विलयन विद्युत अपघट्य के विलयन की भांति व्यवहार करेगा। पर आपने मात्रा बढ़ाना शुरू किया, साबुन की मात्रा को बढ़ाना शुरू किया पानी में, तो आयनों की मात्रा भी बढ़ेगी। तो अब ये समूह बनाएंगे, इस तरह का समूह बनाएंगे जिसमें इनका जल स्नेही हिस्सा जल के संपर्क में रहे और जल विरोधी हिस्सा जल के दूर रहे। तो कैसे बनता है ये समूह, देखिए ये समूह कुछ ऐसा बनता है। कि पूंछ वाला हिस्सा केंद्र में चला जाएगा पानी से दूर, और सिर वाला हिस्सा क्या करेगा, पूरा ढक लेगा। तो एक गेंद जैसा बन जाएगा पूरा, ये गेप नहीं रहेगा ना, पूरा गेंद जैसा बन जाएगा जिसके ऊपर का हिस्सा द्रव स्नेही रहेगा और भीतर का हिस्सा द्रव विरोधी रहेगा। अब ये समूह जो है ये कोलाइड कण के आकार का होता है। इस समूह को नाम देते हैं मिसेल। तो जैसे जैसे आप साबुन की मात्रा को पानी में बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके आयन समूह बना बना के क्या बनाएंगे, मिसेल बनाएंगे। तो अब अगर मान लो 10-5 मिसेल हैं तो वो कोलाइड नहीं है। मिसेल की संख्या बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि मिसेल की संख्या इतनी हो गई कि अब विलयन में कोलाइड के गुण दिखाई देने लगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि किसी संगुणित कोलाइडी पदार्थ की वह सांद्रता जिस पर विलयन में इतने मिसलों का निर्माण हो जाता है कि विलयन में कोलाइड के गुण प्रदर्शित होने लगते हैं, उसको कहते हैं क्रांतिक मिसल सांद्रण। क्रांतिक मिसल सांद्रण, इसको सीएमसी भी कहा जाता है। सीएमसी क्रिटिकल मिसलर कॉन्सेंट्रेशन या क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। फिर से बता दूं, जब आप पानी में साबुन जैसे पदार्थों को घोलते हैं तो कम सांद्रता पर यानी कम मात्रा में घोले जाने पर इनका विलयन प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की भांति व्यवहार करता है, किंतु अधिक सांद्रता पर इनके अणु या आयन आपस में समूह बना लेते हैं और विलयन कोलाइड के गुण प्रदर्शित करने लगता है। इस तरह के पदार्थ संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। साबुन जैसे पदार्थों के अणुओं और आयनों से बना समूह मिसेल कहलाता है। इस समूह को मिसेल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर कोई विलयन कोलाइड की भांति व्यवहार करना शुरू करता है उसको हम कहेंगे क्रांतिक मिसल सांद्रण। और वह ताप जिससे अधिक पर मिसल का निर्माण होता है, जिससे कम पे मिसल का निर्माण नहीं हो सकता, उसको क्राफ्ट टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, इतनी सारी चीज मिटा दे। इसी से रिलेटेड लगे हाथ एक और चीज बता देता हूं, साबुन की प्रक्षालन क्रिया, ठीक है। साबुन कैसे कपड़ों को साफ करता है
या आपके हाथ को कैसे साफ करता है, शरीर को कैसे साफ करता है, ये। तो साबुन के प्रक्षालन की क्रियाविधि। हम सारे लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक है। क्यों करते हैं? तो जवाब आता है भाई गंदगी को साफ करने के लिए। प्रश्न उठता है किस तरह की गंदगी को साफ करने के लिए? तो बहुत सारे लोग धूल की, कुछ और कुछ और कुछ और बताएंगे। देखिए, गंदगी दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और दूसरी जल में अघुलनशील। ठीक है। जो गंदगी पानी में घुल जाती है उसको साफ करने में साबुन का कोई रोल नहीं होता है, पर जो गंदगी पानी में नहीं घुलती है उसको पानी में घोलने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। तो साबुन फिर से हम बनाते हैं, RCOONA, पानी में घोला बन गया RCOO माइनस प्लस Na प्लस। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन का सिरा है इसमें हाइड्रोकार्बन की एक बड़ी चैन है और एक आवेशित सिरा है। आवेशित सिरा हमेशा क्या होता है, जल स्नेही, जल में घुलने का गुण रखता है, जबकि जो अनावेशित पूंछ वाला सिरा है जिस पर आवेश नहीं है, ये जल विरोधी है, ये जल में नहीं घुल सकता। जब आप इस तरह के साबुन के घोल में अपने कपड़े को डुबाते हैं जिसमें कोई तेल या ग्रीस का दाग लगा हुआ है, मान लीजिए ये आपका कपड़ा है जिसमें ये तेल या ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है ना? तो तेल या ग्रीस पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता। तो हम कह सकते हैं कि तेल या ग्रीस भी कैसा गुण रखता है? जल विरोधी, जल में नहीं घुल रहा है। तो ऐसे में लाइक डिसॉल्व्स लाइक का नियम लागू होता है, यानी समान की समान में विलेयता। हम ये देखते हैं कि साबुन के आयन का, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन का, ये जो जल विरोधी पूंछ वाला सिरा है हाइड्रोकार्बन वाला, वो इसके साथ जुड़ने लगता है, ग्रीस के कणों के साथ जुड़ने लगता है, जिसकी वजह से ग्रीस या तेल की पकड़ कपड़े के तंतुओं पे कमजोर होने लगती है। जब आप कपड़े को ऐसे हिलाते हैं तो ग्रीस या तेल जो कपड़े में चिपका था, अब वो इससे अलग हो जाता है, छोटे छोटे कणों के रूप में पानी में मिल जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साबुन ने तेल या ग्रीस का, जो जल में नहीं घुल रहा था, उसको घोल दिया, तो ग्रीस का जल में पायस बना दिया, घोल दिया एक तरह से, ठीक है ना, पायस बनाया। और खुद क्या करता है, जैसे ही ये कण अलग होते हैं, कई सारे साबुन के छोटे आयन इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और खुद इसके साथ मिसल बना लेते हैं। यानी साबुन के कण, तेल के कण को बीच में रखते हुए ये उसके साथ मिसल का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से साबुन जो एक बार तेल या ग्रीस जो एक बार कपड़े से अलग हो गया, वो दोबारा नहीं चिपक सकता साबुन पे, है ना? तो ये घबराने की बात नहीं है कि कपड़ा धोया तो पानी एक बार है, तो गंदा पानी है, इसमें हम अगर दूसरा कपड़ा डालेंगे तो गंदा गंदा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज एक बार साबुन ने पकड़ के बाहर निकाल दी उसको वो वापस नहीं जाने देता। फिर से बता दूं, साबुन के विलयन में साबुन आयनित होकर कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन में टूट जाता है। इसमें कार्बोक्सिलेट आयन हमारा क्रियाशील इकाई है, जिसका आवेशित सिरा जल स्नेही और अनावेशित सिरा जल विरोधी होता है।
जब इस तरह के साबुन के विलयन में हम हमारे दागदार कपड़ों को, गंदे कपड़ों को, ग्रीस या तेल युक्त कपड़ों को डुबाते हैं, तो साबुन का जल विरोधी हाइड्रोकार्बन का सिरा तेल या ग्रीस के कणों से जुड़ जाता है, जिससे तेल या ग्रीस के कणों की कपड़े पर पकड़ कमजोर हो जाती है और ये कपड़े से अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में अलग हो जाते हैं। अतः साबुन तेल का या ग्रीस का जल में पायस बना देता है और स्वयं तेल या ग्रीस के कणों को केंद्र में रखता हुआ मिसल का निर्माण कर लेता है, जिससे अलग हुआ ग्रीस का या तेल का कण पुनः कपड़े पे वापस नहीं चिपक पाता है। इस तरह से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे हम देखेंगे कोलाइड बनाने की विधियां। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। तो कौन सा कोलाइड बनाने की विधियां? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि द्रव स्नेही को बनाने के लिए तो विशेष विधि की जरूरत पड़नी नहीं है। तो ये सारी चीजें ज्यादातर द्रव विरोधी के लिए हैं। पहले हम कुछ भौतिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। यहां शुरुआत में ही पहले दिया हुआ है कुछ रासायनिक विधियां जो हैं। जैसे अगर मान लो आपको आर्सेनस सल्फाइड का कोलाइड बनाना है, तो आप AS2O3 को पानी में घोल के उसमें H2S गैस पास कर दें। तो H2S जैसे ही पास करेंगे AS2S3 बन जाएगा और आपका कोलाइड बन जाएगा इसका, आर्सेनस सल्फाइड का। दूसरा, अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइड बनाना चाहते हैं तो भी ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीकरण सल्फर का कोलाइड बनाना है तो H2S गैस को किसी भी ऑक्सीकारक माध्यम में आप क्या कीजिए, प्रवाहित कर दीजिए, सल्फर का कोलाइड बन जाएगा, जल अलग हो जाएगा। तीसरा, अच्छा, ये ऑक्सीकरण अपचयन विधि, संघनन विधि हो गया। मान लीजिए आप गोल्ड का कोलाइड बनाना चाहते हैं, स्वर्ण कोलाइड बोलते हैं इसको। तो स्वर्ण कोलाइड बनाने के लिए आप ऑरिक क्लोराइड ले लीजिए और इसको हाइड्रोजीन NH2NH2, ठीक है, के साथ अभिकृत कर दीजिए तो आपको 4 AU कोलाइड के रूप में मिलेगा, 3N2 मिलेगा और 12 HCl। ऐसा ही आप AuCl3 के साथ स्टेनस क्लोराइड मिलाकर भी कर सकते हैं। तो ढेर सारी विधियां रासायनिक है जिनसे हम कोलाइड बना सकते हैं। काम की चीज पे आते हैं जो थ्योरी के रूप में आपसे पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूं ब्रेडिग आर्क विधि। ब्रेडिग आर्क विधि मान लो आपसे कहा गया कि आप चांदी का कोलाइड बनाइए या सोने का कोलाइडी विलयन बनाइए। अब आपके पास कोई रासायनिक यौगिक है नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे? तो ऐसा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ठंडे पानी को एक बीकर में ले लीजिए। इस बीकर में जिस धातु का कोलाइड बनाना है, याद रखिए कि ब्रेडिग आर्क विधि धातुओं का कोलाइड बनाने की विधि है। पानी भर लिया, इसमें 2 तार हमारे धातु के, मान लो सोने का बनाना है तो गोल्ड का, चांदी का बनाना है चांदी का, कॉपर का बनाना है कॉपर का, आपने ऐसे लगा दिया और इस पूरे बर्तन को बर्फ के टब में डुबा दिया। इससे पानी और ठंडा हो जाएगा। ठीक है,
अब आप इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे यहाँ आर्क उत्पन्न होता है। कभी वेल्डिंग करते देखा है लोगों को? जहां पे वो लोहे को टच करते हैं वहां तेज चमक उत्पन्न होती है, उसी को आर्क कहा जाता है। तो आर्क में तापमान बहुत ज्यादा होता है, इस कारण धातु का वाष्पीकरण हो जाएगा। यहां से धातु की वाष्प जैसे ही ऊपर उठेगी, आसपास तो ठंडा पानी है, तो ठंडे पानी में धातु की वाष्प संघनित होकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती है और इस तरह से धातु का कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। फिर से बता दूं, ब्रेडिग आर्क विधि का प्रयोग धातुओं के कोलाइड बनाने में किया जाता है। इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उस धातु की छड़ों को माध्यम में डुबाकर पूरे बीकर को आइस बाथ में रख दिया जाता है। अब दोनों छड़ों पर हम उच्च विभव आरोपित करते हैं, जिससे पानी के अंदर या माध्यम के अंदर एक आर्क उत्पन्न होता है। इस आर्क के उच्च तापमान के कारण धातु की वाष्प बन जाती है। ये धातु की वाष्प आसपास के ठंडे पानी के संपर्क में आकर ठोस कणों के रूप में संघनित होकर माध्यम में वितरित हो जाती है। इसलिए इससे क्या होता है, कोलाइडी तंत्र बन जाता है। ये हो गया आपका। अगला है पेप्टीकरण। तो पहले मैं एक उदाहरण लूंगा उसके लिए। पेप्टीकरण, मान लो आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा बना अवक्षेप है। अवक्षेप है मतलब इसके कण पानी से अलग हो गए हैं, पानी में घुल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं घुल पा रहे हैं? पानी में घुलने के लिए हर पदार्थ में एक मूलभूत गुण होना चाहिए कि उस पर कोई आवेश हो। तो अगर हम इन कणों को किसी तरीके से आवेशित कर दें तो ये पानी में घुल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा तनु फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं या HCl मिला देते हैं। तो होता यह है कि फेरिक क्लोराइड का फेरिक आयन फेरिक हाइड्रोक्साइड के फेरिक आयन से मैच करता है, एक जैसा है। तो हमारा कण इसको अपना समझ के अपनी सतह पर क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। और जैसे ही एकत्रित करता है आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाएगा और समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये अलग अलग होने लगते हैं और माध्यम में घुलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने कोलाइड के कणों पर आवेश उत्पन्न कर दिया, जिससे ये कण माध्यम में कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। तो किसी ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य को मिलाने पर उस अवक्षेप का कोलाइडी विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाना पेप्टीकरण कहलाता है। मिलाया गया विद्युत अपघट्य पेप्टीकारक कहलाता है। ये घटना पेप्टीकरण कहलाती है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब अगली चीज हमको देखनी है, तो आज यहीं तक देखेंगे, फिर अपोहन वगैरह आप पढ़ेंगे या तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ठीक है ना?